अलजेब्रा नहीं, ये नंबर थ्योरी है, ठीक है। नंबर थ्योरी में ये याद रखना, डीप नंबर थ्योरी अभी नहीं जा रहा है। नंबर थ्योरी का सिर्फ वो हिस्सा टच करेंगे जिसकी अलजेब्रा में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। पकड़ेंगे हम लोग गैलियान को ही, पढ़ेंगे हम लोग गैलियान, सॉल्व हम लोग करेंगे गैलियान, उसके साथ जितने और न्यूमेरिकल CSI नेट वगैरह जैम में आए हुए हैं उसको यहाँ पर कवर करते रहेंगे, बीच बीच में वो डालते जाएंगे। लेकिन मेन जो मोटिव होगा, मेन मोटिव होगा नंबर थ्योरी से पहले उन हिस्सों को निकाल लेना जिन हिस्से की रिक्वायरमेंट होनी है ग्रुप थ्योरी को पढ़ने में, क्योंकि सिर्फ नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, नंबर थ्योरी में अपने को टाउ फंक्शन, फाई फंक्शन बहुत कुछ पढ़ना है। हम इसमें से सिर्फ उतना निकाल रहे हैं जिनके लिए अलजेब्रा चल जाए सही से। बाद में जब अलजेब्रा निपटा पाएंगे फिर नंबर थ्योरी का बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे। क्लियर है इतना, ठीक। इसीलिए इस बात को हम पहले बता दे रहे हैं, इससे CSIR नेट के क्वेश्चन को नाम से करने जाना है कि यहाँ का पढ़ करके इसमें CSIR के वही क्वेश्चन डील कर पाओगे जितना इस थ्योरी का हिस्सा लगेंगे। पहले बता देंगे डायफेंटानी की क्वेश्चन ये निपटा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाला हिस्सा, फॉर्मेट विल्सन थ्योरम जो है ये आपका निपटा देंगे, और डिविजिबिलिटी का एक हिस्सा, ये सब इधर ही निपटा देंगे। और उसके बाद पकड़ लेंगे सीधे ग्रुप थ्योरी का हिस्सा अलजेब्रा गैलिया, चलेगा। सबसे पहली हेडिंग डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। जो सबसे पहली हेडिंग है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, और शुद्ध भाषा में कहें किसी एक नंबर का किसी दूसरे नंबर की मदद से बंटवारा है, ठीक। कभी कभी बंटवारा पूरा पूरा हो जाता है, कभी कभी बंटवारा पूरा पूरा नहीं होता है। डिविजिबिलिटी में कहा जाता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है A और ये नंबर किसी दूसरे नंबर B को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, अगर कोई एक नंबर दिया गया है A और ये किसी दूसरे नंबर B को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो लिखा जाएगा A इज द डिवाइजर ऑफ B। खड़ी लाइन पर सीधा पढ़ेंगे A इज द डिवाइजर ऑफ B। A वो नंबर है जो B को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, जैसे 4 इज डिवाइजर ऑफ 4। सही बात है, 4 हमेशा 4 को काटेगा। 4 इज द डिवाइजर ऑफ 8। 4 is the divisor of any number which is of the type 4 into n। 4 हर उस नंबर को डिवाइड कर देगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अब की गौर करना, एक और बात हम लिख रहे हैं। 4 is the divisor of 18। सही है गलत? गलत है। 4 18 को नहीं काट सकता, क्योंकि 4 चौक 16 चढ़ते ही आप 20 पर जाओगे, 18 तो नहीं मिलने वाला, तो इसको लिखा जाता है 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 8। सीधे एक कट मार दो बस। ये होती है डिविजिबिलिटी सबसे हल्के फुल्के अंदाज में, कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा काट रहा है, आप इसका जो भी अध्ययन करेंगे, जो भी इसकी स्टडी होगी, वो इसी डिविजिबिलिटी के अंतर्गत करेंगे कि कब दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, कब दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। अगर दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ दूर तक तो भाग जाएगा। अब कुछ दूर तक भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, और उसी रिमाइंडर की बचत को देखते हुए फिर आगे चल करके एक पढ़ा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम, विभाज्यता का सिद्धांत। सीधी सी बात, विभाज्यता का सिद्धांत जो है भाग देने का नियम, वो बड़ा सीधा सीधा। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक जिससे भाग दे रहे हो, दूसरा जिसमें भाग दे रहे हो। दो ये हुआ, ये दो आपके पास है तो दो आपके पास और नई चीजें तैयार होंगी, हमेशा हमेशा तैयार। पहला, जितनी बार भाग जा रहा है वो, और जितना रिमाइंडर बच रहा है शेषफल, तो एक तैयार होगा भागफल कोसेन और एक तैयार होगा शेषफल रिमाइंडर। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल सा, जो सबसे आसान शब्द में कहा जा सकता है। शुरुआत करो। दुनिया में कुल 3 चीजें होती हैं या 4 चीजें होती हैं। पहली चीज, या तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। बेसिकली 2 चीज होती है, या तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। अब जो तो एक्स्ट्रा चीज निकल करके आती है वो दोनों एक्स्ट्रा चीज। ऐसा हो सकता है जब दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड ना कर रहे हों तो 2 बातें हो सकती हैं या 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात, डिफाइंड तो हो, जो आपने लिखा एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस डिफाइंड तो हो लेकिन भाग ना लग रहा हो, यानी उस दिन आपका रिमाइंडर बचेगा तय बात है। ऐसा हो कि वो चीज अनडिफाइंड की कैटेगरी में गिर जाए,
अनडिफाइंड की कैटेगरी में उसी दिन गिरेगा जिस दिन आपकी किस्मत सबसे खराब होगी। आप भाग लगाने के लिए पढ़ोगे किसमें? जीरो में। इसका मतलब जीरो से भाग डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आने वाला नहीं है, ये अनडिफाइंड चीज है। दूसरी चीज है इनडिटरमिनेट, ये उस दिन होगा जिस दिन तैयार होगा फॉर्म 0/0। तो हरदम नहीं कह सकते कि दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें भी कैटेगरी बट जाती है। क्लियर है इतनी बातें? फिलहाल अपने लिए ना तो इनका किस्सा तैयार होगा ना इनका किस्सा तैयार होगा, हमारा पूरा किस्सा इस पर और इस पर चलेगा। ये दोनों किस्से कैलकुलस के किस्से चल जाते हैं। अनडिफाइंड छूट जाता, ये इनडिटरमिनेट और ये पलट जाती है दुनिया जिसमें लिमिट। क्लियर हो गया? तो हमारा जो भी दायरा है वो बस इतने तक ही है और इतने में भी इतना है बस। ना ये मेरे हिस्से है ना ये मेरे हिस्से, दोनों। लिखना इसमें एन इंटीजर स्मॉल ए, एन इंटीजर small a कॉमा के अंदर रखना है इन्वर्टेड कॉमा, is said to be कोई इंटीजर स्मॉल a कहा जाता है is said to be divisible by an integer एन इंटीजर b, लेकिन शर्त है, देखो उस केस को अलग कर देने हैं, डज नॉट इक्वल टू 0। अनडिफाइंड की कैटेगरी ही बाहर, ठीक। b डज नॉट इक्वल टू 0 इफ, यानी सोचो ये क्या क्या है। इन्होंने कहा कोई दिया गया इंटीजर स्मॉल a किसी दिए गए किसी नॉन जीरो इंटीजर b से डिविजिबल कहा जाएगा अगर यहाँ पर आपको एक तीसरा इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए। और वो तीसरा इंटीजर कौन होगा? वास्तविकता में वो तीसरा इंटीजर भागफल तैयार हो रहा है, कितनी बार आप भाग लगा रहे हो, ठीक। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर स्मॉल m सच दैट, एक तीसरा इंटीजर स्मॉल m में एग्जिस्ट करे सच दैट, जो किस तरह से हो, इस तरीके से हो कि आप लिख सको a is equal to b into m, a is equal to b into m। बिल्कुल इसका प्रश्न ना लेना, बताते हैं किस तरीके से हुआ। ठीक, यहाँ से एक बात देखना, यहाँ से जो बात मेन सामने आ रही है, एक चीज गौर करो, आपने a को किस तरीके से लिखा, a is equal to b into स्मॉल। सही से देखा जाए तो आपने a को फैक्टराइज किया या नहीं किया? फैक्टराइज का मतलब टुकड़े में बांट देना, यानी a के दो टुकड़े लिए, पहला टुकड़ा कौन b, दूसरा टुकड़ा कौन m, यानी तय बात है अगर b को a को डिवाइड करना है, b अगर a को बांटना चाहता है तो b को a के फैक्टर में शामिल होना पड़ेगा। जब तक कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के फैक्टर में शामिल नहीं होगा तब तक वो नंबर उस दिए गए नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। लॉजिक इसका यही है, रियल लाइफ की भी थ्योरी। अगर आप किसी के घर में बंटवारा कराना चाहते हो तो आपको उसके घर का हिस्सेदार बनना पड़ेगा, तभी बंटवारा हो सकता है। फैक्टर जब तक बनोगे नहीं, तुम भी बंटवारा कराने के लिए एक फैक्टर हो तभी बंटवारा करा पाए। फैक्टर ही नहीं हो जिसको तुम जानते ही नहीं हो, मान लो कोई एक है जिसको तुम जानते भी नहीं हो और चाहते हो कि उसका घर तोड़ देंगे, उसके घर में बंटवारा करवा देंगे, कुछ कर पाओ? जिसको जानते ही नहीं हो उसके घर बंटवारा कराने कहाँ जाओगे? लेकिन जिसको जानते हो उसको बंटवारा करा सकते हो। कैसे? आग ही तो लगानी है बिना माचिस के, सिंपल सा। तैयार करो बाप बेटे को, बाप को अलग ले जा कहो, जानता द्वार बेटो मुड़िया उतार दे वाला है, कल उतारे ना लिख दा जो कुछ बेटो कदर अगर ले जा कहो, उनको कहो यार तुम्हारा बाप गजब के आदमी है, उनका बहुत समझाए, तुमका 1 लाख रुपया दे दे, मैं कहता है उनका लाए काटे। अब दोनों लोगों में धीरे धीरे खुद चालू। तुम इसलिए ऐसा कर पा रहे क्योंकि तुम दोनों का फैक्टर बन चुके हो, यानी तुम इन शॉर्ट उनके घर का फैक्टर बन चुके हो। आप हिस्सेदार हो तो आपकी बातों का असर आएगा, और अगर हिस्सेदार नहीं हो तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान देना, इसी बात को नंबर थ्योरी पर पढ़ो। 18
अगर हम 18 का फैक्टर करते हैं, गौर करो, तो 2 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं? सोचो 18 का 2 ही हिस्सा तोड़ा, 1 2 1 9, 2 शामिल है। अगर 2 इस फैक्टर में शामिल है तय बात है 2 इज द डिवाइजर ऑफ 18। तो पक्का 18 को काटेगा, 9 शामिल है तो इसका मतलब 9 इज आल्सो द डिवीजर ऑफ, ये भी 18 को काटा। क्यों? ये लोग इसलिए काट पा रहे हैं क्योंकि ये लोग 18 को बंटवारा करने पर कहीं ना कहीं बीच में नजर आ जाते हैं। ये बीच में नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये। अच्छा, ऐसा नहीं है 18 का फैक्टर ये लिख दिया गया तो आप कहो बस यही 2 लोग 18 को काटेंगे, नहीं। 18 के जितने पॉसिबल फैक्टर आप तैयार कर सकते हो, हर पॉसिबल फैक्टर तैयार करो। उन पॉसिबल फैक्टर में आने वाला हर नंबर 18 को डिवाइड कर देगा। उन फैक्टर में आने वाला हर नंबर 18 को डिवाइड कर देगा, और जो उन फैक्टर में नहीं आ रहा है वो 18 को कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि आपने 18 का फैक्टर किया और आपको बीच रास्ते कहीं ये कुछ मिला। पॉसिबल है? 18 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, यानी 18 के टुकड़े में 5 कभी भी शामिल नहीं हो सकता। 18 के टुकड़े में 10 कभी शामिल नहीं हो सकता। 18 का टुकड़ा करने पर 11 कभी शामिल नहीं हो सकता। 18 का टुकड़ा करने पर 13 कभी शामिल नहीं। तो जितने लोग कभी शामिल ही नहीं हो सकते, क्या वो 18 को भाग कर पाएंगे? वो 18 का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। 18 का बंटवारा वही करेगा जो 18 का फैक्टर करने पर उसके बीच में कहीं ना कहीं पर अपनी झलक दिखलाएगा। क्लियर है ये बातें? तब ऐसे में इसी चीज को यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब साफ है, जब ए का बंटवारा किया गया तो उस बंटवारे में बी भी शामिल हुआ, यानी बी मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ स्मॉल ए, देन बी इज द डिवाइजर ऑफ स्मॉल ए। इफ बी बिकम्स अ फैक्टर ऑफ स्मॉल ए, देन बी बिकम्स द डिवाइजर ऑफ स्मॉल ए। जिस दिन बी एक फैक्टर बनेगा ए का, उस दिन बी ए को डिवाइड भी करेगा ही करेगा। क्लियर है ये बातें? लिखना, बी इज अ फैक्टर, बी इज अ फैक्टर ऑफ स्मॉल। ये बात कहती है कि बी इस दिए गए नंबर ए का एक फैक्टर है। आम जिंदगी की भाषा जो आज तक हम लोग जानते हैं उससे देखो वही लिखा गया है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, यानी आपने ए में बी से भाग दिया और भाग देने पर कितनी बार ये भाग गया? m टाइम्स दिया। जैसे देखना 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? ये कौन? m, ये कौन? ये a, ये कौन? b। तो क्या a बराबर b इंटू m हुआ कि नहीं? तय हुआ। अच्छा, अगला देखना, इसी हिसाब से 20 4 लगेगा भाग? लगेगा। 4 पंचे 20। ये कौन? m, ये कौन? b, ये कौन? उल्टा लिखेंगे। हाँ सर, ये a, ये कौन? b। क्लियर है? यानी आज भी आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू b इंटू m, यही डिविजिबिलिटी है। क्लियर हुई ये बात है? लिखना इसके बाद नोटेशन, नोटेशन इसमें इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं? a इज डिविजिबल बाय b, ये रहा, और लिख देना, पढ़ा जाएगा b इज डिवाइजर ऑफ a, b इज अ डिवाइजर ऑफ a। b वो नंबर है जो a को पूरा पूरा काट देता है। b इज अ डिवाइजर ऑफ a। यही रोल पलट दो, बस रोल पलट दो ना, तो हो सकता है जो किताब तुम पढ़ रहे हो उस किताब का स्टेटमेंट आ जाए। किताब में अक्सर ना a से डिवाइड किया जाता है और लिखते हैं a इज द डिवाइजर ऑफ। मेरे को याद है बीएससी में जब हम लोग पढ़ते थे तो केबी लाल की किताब चलती थी, केबी लाल की किताब में a इज द डिवाइजर ऑफ b आता था। तो वो लिखने की बात, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्या a इज द डिवाइजर ऑफ b ना, वो उठाते वक्त ही ये दिमाग में ऐसे ही उठाते हैं इसको, बाकी पलटना चाहो पलट सकते हो, तब यही रोल पलट जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a इंटू m। कौन सा ऑप्शन है? पहला, a इज द डिवाइजर ऑफ b। अच्छा, ये लिखना इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड। अच्छा, दूसरा शब्द भी यहीं से जान लो, ये देखो, ये इधर देखो, ये बताना 4 को हम लिख रहे हैं 4, 2 इंटू 2,
2 इंटू 2 4 को लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 इज द डिविजिबल बाई 2 या 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4 है। तो 4 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है। सही है गलत? सही। 2 1 के 2, 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं? 2 का ही तो कर रहे हैं। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 4 आया ना, तो 4 2 का मल्टीपल। अगला सुनना, अगली बार हम लिख रहे हैं 16। 16 को लिखने के लिए अगर देखो तो इसको लिख सकते हैं 2 8 16। सही है गलत? 16 इज द मल्टीपल ऑफ 2। सही है गलत? 2 का मल्टीप्लाई करते गए हमको 16 मिला कहीं ना कहीं पर। इसी तरीके से 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4, ये भी सही है। 16 इज द मल्टीपल ऑफ 8, ये भी सही है। सोचो जब हम कहे 16 इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 ने 16 को पूरा पूरा काट दिया, 2 8 16। पहली बार। दूसरा हमने कहा 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 ने भी काट दिया, 4 चौक 16। 16 इज द मल्टीपल ऑफ 8, 8 दूनी 16, वो भी काट दिया। 16 इज द मल्टीपल ऑफ 16 आल्सो, 16 1 के 16, वो भी काट दिया। यानी अगर किसी नंबर को किसी का डिवाइजर बनना है, अगर किसी नंबर को किसी का डिवाइजर बनना है, बंटवारा करने वाला, तो इस नंबर को उसका मल्टीपल बनना पड़ेगा। 4 मल्टीपल है 2 का, इसका मतलब 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4। सही या गलत? 16 मल्टीपल है 4 का, तो 4 इज द डिवाइजर ऑफ 16। सही या गलत? 18 मल्टीपल है 2 का, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 18। 18 मल्टीपल है 9 का, 9 इज द डिवाइजर ऑफ 18। सही है? अब की गौर करना, यहाँ से a मल्टीपल है b का, b का मल्टीप्लाई कितनी बार किए? m बार। a इज द मल्टीपल ऑफ b, इट मींस b इज द डिवाइजर ऑफ a। सही है गलत? दिमाग में ये बातें घुस रही हैं, इत्मीनान से इसको दिमाग में जगह करना, क्योंकि अब कल को अलजेब्रा में हम सीधे ये सारी बातें लिख देंगे जहाँ जरूरत पड़े। फिर हम ये नहीं करने वाले कि उल्टा पुल्टा तुमको इतने इत्मीनान से समझाएं। ये आज ही तुमको सीखना पड़ेगा। इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर ना लो, बहुत इजी है, समझने की बात है। ये बातें समझ आ रही हैं? लिखना इन अदर वर्ड्स we can say, in other words we can say दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, in other words we can say that a is multiple of b, that a is multiple of b। a b का मल्टीपल है तो पक्का है b a का डिवाइजर होगा। यानी अगर आप a को b की मदद से तैयार कर सकते हो, अगर आप a को b की मदद से वाया मल्टीप्लिकेशन तैयार कर सकते हो, तो b a को डिवाइड करेगा ही करेगा। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारा रिजल्ट एक ही है, b इज द डिवाइजर ऑफ b को a को पूरा पूरा काट देना है। तय बात है, a को तैयार करने में कहीं ना कहीं b का इस्तेमाल हुआ होगा निश्चित तौर पर। यानी b इज द फैक्टर ऑफ a। अब जितने तरीके हैं वो सारे दिमाग में ऐसे ही रख लो। b इज द डिवाइजर ऑफ a, b a को काटता है, इट मींस b इज द फैक्टर ऑफ a। इसका मतलब है b a के फैक्टर में शामिल होगा। इट मींस a इज द मल्टीपल ऑफ b, इट मींस we can construct a via multiplication by use of b। अलग अलग तरीके, सारी बातें क्लियर हैं? इसके बाद फिर लिखना if b is not a factor of a, अगली लाइन, if b is not a factor of a, if b is not a factor of a, अगर b a का फैक्टर नहीं, सोचो b a का फैक्टर नहीं है, तो जब आप फैक्टर में शामिल ही नहीं होगे तो क्या आप a को डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 5 18 का फैक्टर नहीं है, 18 का जिस दिन फैक्टर तैयार होगा उसमें 5 शामिल होने वाला नहीं है, तो क्या 5 कभी 18 को काट पाएगा? नहीं। if b is not a factor of a, then b is not a divisor of a। बस एक कट मार देना, then b is not a divisor of a। तब ऐसे केस में b a को काट नहीं सकता, इसीलिए कट कर दो, b is not a divisor of a। हो गया? एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल, ठीक।
एग्जाम्पल अपनी मर्जी से जो तैयार करना चाहो वो तैयार करो। देखना 2 इज द डिवाइजर ऑफ 32, हाँ या ना। यहाँ के लिए m बराबर क्या 16 होगा, m इज इक्वल टू 16, यही लिखते हैं ऐसे, m इज इक्वल टू 16। 5 इज द डिवाइजर ऑफ 625, सही है गलत? सही है। m बराबर बोल सकते हो कितना, 125, m इज इक्वल टू 125 लिखा जा सकता है। अगली बात 11 इज द डिवाइजर ऑफ 121, 11 में 121 कई बार पकड़ा गया, 11 बार, यानी m इज इक्वल टू कितना 11, इटसेट्रा। अच्छा इटसेट्रा का है, कुछ और लगा दे, कुछ और नहीं, अभी तो डिविजिबिलिटी का देख रहे हैं ना, कौन कौन डिवाइड कर रहा है। 4 इज द डिवाइजर ऑफ -4, सही है, कई बार गया पकड़ा, कितनी बार गया पकड़ा, -1 टाइम्स। कितने लोग -1 पर सहमत हो, कितने लोग -1 पर सहमत हो? एक ही बार कि -1 बार? एक ही बार जाएगा, एक बार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। रुको, ये बताओ, ये जो लिखा था, रुक जाओ, ये जो लिखा था इससे समझो a/b कट पिट करके जो रिजल्ट आया उसी को आपने क्या कहा, रिजल्ट को ही आपने क्या कहा, m कहा, टाइप हुआ। तो इसका मतलब 4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, -4 से, या -4 को 4 से, -4 पर डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से। रिजल्ट क्या तैयार होगा, -1, तो m बराबर कितना होगा, -1, टाइप हुआ। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू -1। ये समझने की बात, ये भी गए, चल जाओ भैया चल जाओ, अरे नाराज हो गया, आगे ये हल्क है, हल्क ना, टाइम पे नहीं निकले जब थानोस की लड़ाई चल रही है, उसके बाद आएगा, अभी आएगा तो इसकी नाराजगी जायज है। बेचारा कई दिन से कह रहा है मरने की कगार में, हमको बदल दो, सहमत है मेरी बात से, ठीक है बदल देंगे, टेंशन ना लो। अपने लोग पगलेट के बल्ब से बतियाते हैं। कितना सोचो, डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो। आज अपने को भाग का नियम नहीं, डिवाइड करें, 4 के 4, एक बार लेके गए। अगला काम मेरा क्या होता था, घटाते हैं, घटाते नीचे वाले का साइन माइनस कर देंगे, माइनस करते ही माइनस माइनस नहीं, प्लस नहीं, -4 -8 दिया, अपने को भाग लगाना था, अपने बढ़ा रहे हैं चीज़, गलत हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब कितनी बार लेकर के जाए, -1 टाइम्स, तो ये कितना आएगा, -4, अब की माइनस माइनस प्लस, और रिमाइंडर कितना बचा, 0, पूरा कट गया, ये भाग लगाना है। सही बात हुई, स्पष्ट जानो ना, ये मानो तुमको कुछ नहीं आता, बहुत सीधी सी बात है, हमको भी कुछ नहीं आता, जहाँ जो होगा देखा जाएगा। अपने लोग जब कुछ नहीं जानेंगे तो बच्चों की तरफ भाग लगाएंगे, m इज इक्वल टू -1। कौन हम लोग आर्यभट्ट बैठे हैं, आर्यभट्ट होते तो क्या ही बात ना, तब MSc ना कर रहे होते, सही था। अगला कोई और सोचो, एक और फटाफट। अच्छा अगली बात सुनो, क्या आप ये लिख सकते हैं -8 इज द डिवाइजर ऑफ 8, अब की m बराबर कितना होगा, फिर -1, रिजल्ट भी तो देखना है अपने को, काट पीट करके m इज इक्वल टू माइनस अगेन -1, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, एक्सेट्रा लगा हुआ है, एक्सेट्रा कह सकते हो, फोटो खींच रहा है। आज सही नोटन खींच लिया, रोज इतनी नहीं करता था, आज पूरी तरह से नाराज है। सुनो, ये तो डिवाइजर के हो गए जब आप डिवाइड करते हो। अगला देखना, 5 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 16, 5 कभी भी 16 को काट नहीं सकता है। 16 इज आल्सो नॉट द डिवाइजर ऑफ 5, आया ना, ना 5 16 को काटेंगे ना 16 5 को काटेंगे, दोनों तरफा बातें सही। उसके बाद 8 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 2, ये भी बात सही है। 8 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 15, etc।
क्योंकि कोई भी किसी के फैक्टर में शामिल होने को तैयार नहीं है। अब एक बात बोल रहे हैं, वो बात लिखना, देखो 3 इज द डिवाइजर ऑफ 12, कॉर्नर पर लिखना रफली वैसे। 3 इज द डिवाइजर ऑफ 12, कुछ पूछना है नोट्स में, क्या है वैसे लिख दो कहीं कॉर्नर पे, पन्ना दे। 3 इज द डिवाइजर ऑफ 12, -3 इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ 12, -3 इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ 12, ठीक है। अच्छा लिख दे रहे हैं 3 is the divisor of 12, -3 is also the divisor of 12, ठीक है। यहां से हमको दोनों में m बताना, दोनों में m, m 4 और -4, तय बात है, सहमत हो? सर रिजल्ट यही होना है। इसका मतलब यहां से एक बात निकल करके आती है, B is the divisor of A, एक बात, -B is also the divisor of A। पहली बात ये हुई, अगर B डिवाइड करता है A को तो -B भी डिवाइड करेगा A को, प्लस रिजल्ट का फर्क आएगा, उसमें रिजल्ट +m चढ़ेगा तो इसमें रिजल्ट क्या चढ़ेगा, -m चढ़ेगा। यानी अब हम यहां से लिख सकते हैं if B is the divisor of A, तो this implies that we can say A is equal to B into m, and this implies that A is equal to -B into -m। सही है गलत? लिखा जा सकता है, रिमार्क, रिमार्क। रिमार्क में ये बात लिखना, if, अच्छा उधर तो चमक आ रही है, दिखेगा ही नहीं। If B is the divisor of A, if B is the divisor of A, then -B is also the divisor of A. If B is the divisor of A, then -B is also divisor of A, because क्योंकि because B is equal to, इसके केस में क्या है, like A is equal to B into m, इसके लिए पहले के, ठीक, एंड A is equal to, उसके लिए क्या है, -B into, सही है गलत? सही, देखो B into m बराबर कितना आया, A माइनस माइनस प्लस B into m बराबर फिर कितना आया, A। रिजल्ट आज भी सेम है। एग्जाम्पल लगाना चाहो तुरंत एग्जाम्पल, क्योंकि मेन तो यही बात है, थ्योरी बहुत कम समझ में आती है, एग्जाम्पल जल्दी पकड़ में आता है। एग्जाम्पल लगाना, 4 is the divisor of 16, implies that we can write 16 is equal to 4 into 4, चलेगा? इसके ऊपर ऐसा लिखना, ये कौन, ये A, ये कौन B, ये कौन M, तो A बराबर B into M। अब की देखना, -4 is the divisor of 16, implies that, अब की क्या लिखें, 16 is equal to, अब की बार B कौन है, -4, और ये कौन, ये A is equal to -B minus A। कंफ्यूज हो क्या लक्ष्मी? तुम भी वहीं फंसे थे, नहीं फंसे, मिट्टी पलीत कर दो। मार्क में लिखना, बोले लिखना, पहला रिमार्क, A is the divisor of 0, ऐसे लिखना, A is the divisor of 0 for each integer, for each integer A does not equal to 0। 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे वो डिवाइड होगा,
जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे वो डिवाइड होगा। इसका मतलब हाँ 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 आगे लिखा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज तो इंडिटरमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो का फैक्टर तैयार करते वक्त आप उस फैक्टर में दुनिया के किसी भी इंटीजर को डाल सकते हो, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीरो को 18 से भाग करो कितना आएगा? जीरो, क्योंकि जीरो गुणे 18 तय है। उसके बाद जीरो को 9 से भाग करो, जीरो गुणे 9 फैक्टर में 9 शामिल हो गया। कुल मिला के अपने को एक ही बात कहनी है, अगर किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको उसके फैक्टर में शामिल करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले के फैक्टर में शामिल करना है। तो जीरो को इंटीजर से डिवाइड करो, इंटीजर को जीरो के फैक्टर में शामिल करना है, बहुत आसान। जीरो गुणे दैट इंटीजर वो शामिल हो चुका है। जीरो गुणे 10, जीरो गुणे 15, जीरो गुणे 18, जीरो गुणे 20, जीरो गुणे 225, हर इंटीजर शामिल हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब दुनिया का हर इंटीजर जीरो में डिवाइड कर सकते हैं। नेगेटिव शामिल करा लो, वो शामिल होगा नहीं होगा? नेगेटिव वो भी शामिल होगा, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा रिमार्क लगा, सेकेंड रिमार्क, एक तो हमने वो इंटीजर खोजा, सोचो, एक हमने वो इंटीजर खोजा जिसमें दुनिया के हर इंटीजर से सिर्फ किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके दुनिया के हर इंटीजर से डिवाइड लग सकता है। अब हम एक वो इंटीजर खोजेंगे जिससे दुनिया के हर नंबर में डिवाइड लगेगा। वन इज द डिवाइजर ऑफ एनी इंटीजर, वन से आप दुनिया के किसी भी नंबर में डिवाइड लगा सकते हैं। दूसरा रिमार्क, वन इज द डिवाइजर ऑफ ए फॉर ईच इंटीजर, आपकी ए बराबर जीरो भी चढ़ा सकते हैं। फॉर ईच इंटीजर, फॉर ईच इंटीजर, ए कुछ भी, यानी कि वन सबके फैक्टर में शामिल होता है। हाँ, वन ब्रह्म है, हर जगह पर नजर आएगा। दो को लिखो, दो गुणे एक, तीन को लिखो, तीन गुणे एक, -4 को लिखो, -4 × 1, वन सब जगह पर शामिल है। रीजन, वन दुनिया का अकेला ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लिकेशन से किसी को भी दर्द नहीं होता। इसके अलावा होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट बदल जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, एज इट इज बना रहेगा। तीसरा रिमार्क लगाना, तीसरा रिमार्क, दुनिया का हर इंटीजर खुद से डिवाइड होता है सिर्फ जीरो को छोड़ करके। ए इज द डिवाइजर ऑफ ए ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक, शर्त एक है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बिलोंग टू द जेड। जहां पर ये लिख देना ए बिलोंग टू द, या जेड कहो, अगर ये शर्त ना लगाना चाहते हो ना जेड नॉट कर दो, ये शर्त ना लगाना चाहते हो तो जेड नॉट कर दो, और अगर ये शर्त लिख दी हो तो केवल ए बिलोंग टू जेड कर देना। इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है, स्वतुल्य। ए किसी और को डिवाइड करेगा उसके पहले ही ये देख लिया जाता है क्या एक खुद को डिवाइड कर रहा है। दुनिया का हर नंबर खुद को डिवाइड करता है सिर्फ जीरो को छोड़कर। इसीलिए जो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ये नॉन जीरो इंटीजर के ऊपर देखी जा रही है। पहली बात होता है ये नॉन जीरो इंटीजर के ऊपर देखी जा रही है, और नॉन जीरो इंटीजर के ऊपर ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए इज द डिवाइजर ऑफ ए ऑलवेज फॉर ए बिलोंग टू द जेड वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। चाहो तो लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अगली बात, अपनी रिमार्क के अंतर्गत लिखो, चाहे रिमार्क के अंतर्गत लिखो चाहे अलग से लिखो, जो प्रॉपर्टीज चल रही है। लिखना, इफ a, b, c आर इंटीजर्स, इफ a, b, c आर integers, then if यदि A is the divisor of B, then A is the divisor of any multiple of B। लिखा जरूर हमने B into C है, लेकिन पढ़ा हमने कुछ और। अगर A, B, C कोई भी दिए गए 3 इंटीजर हैं, ठीक, तब ऐसे केस में अगर A B को डिवाइड करता है तो A
बी के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल को डिवाइड करने की क्षमता रखता है। यानी अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 4 के फैक्टर में 2 शामिल हो गया। और सोचो जब 4 के फैक्टर में 2 शामिल हो गया तो 4 जिनको जिनको बनाएगा सब में 2 शामिल हो जाएगा कि नहीं। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 शामिल हो चुका है 4 के फैक्टर में। अब 4 जिसको बनाएगा 16 को बनाएगा, 16 को बनाने में 4 शामिल हुआ और 16 को बनाने में 4 शामिल हुआ तो ऑटोमेटिकली कौन शामिल हुआ, तो 20 को बनाने में 4 शामिल हुआ, 4 के शामिल होते इनडायरेक्टली कौन शामिल हुआ, तो क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब हर जगह जहां पर 4 जाएगा वहां पर इस 2 को साथ में लेकर के जाएगा। दुर्गा पूजा में एग्जाम्पल वही है, दुर्गा पूजा में मेहमान को बुला रहे हो, पता है मेहमान के यहाँ किच्ची बिच्ची हैं तो वो ऑटोमेटिकली शामिल होंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। छिरी भिरी छोड़ छोड़ ना चले आएंगे, वो शामिल होते निश्चित तौर पर वो शामिल होंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो आप बोल्डली कहो छिरी भिरी लेकर के नहीं आना है, तो अगर आप कह दिए तो हो सकता है मेहमान भी ना आए, भाई छिरी भिरी तो उनके साथ चिपके हुए हैं, तो आप कैसे उनको रोक सकते हैं। तो ऐसे केस में निश्चित तौर पर अगर यही बात यहाँ है, अगर ए डिवाइजर है बी का, ए बी को काटता है यानी बी के फैक्टराइजेशन में ए शामिल है, तो बी जिनको जिनको बनाएगा उन सब के फैक्टराइजेशन में ए ऑलरेडी शामिल होगा ही। दैट इज अर्थात दूसरे शब्दों में इसी बात को दैट इज वर्डिंग में लिखना, इफ ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी, then A divides any integral multiple. If A divides B, then A divides any integral multiple of B. Then A divides any integral multiple of B. तब A B के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ, एक ही लॉजिक दिमाग में भर करके चलना है। ए बी को काटता है, ए बी को काटता है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल टू ए इंटू एम। सही है गलत? A इज द डिवाइजर ऑफ B, डिफिनेशन से हट गए, डिफिनेशन में B इज द डिवाइजर ऑफ A लिए थे, यहाँ पे अब सीधे आ गए हैं A इज द डिवाइजर ऑफ B। A B को काटता है यानी B के टुकड़े करो, B इज इक्वल टू A इंटू एम। अपने को दिखाना है ना कि A B इंटू सी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब B इंटू सी के टुकड़े में भी किसको शामिल करा देना है, A को शामिल करा देना है। लिखना, सिंस A is the divisor of B, it means we can write B is equal to A into M, where M belong to the integer set Z. कोई ना कोई इंटीजर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आप लिख सको B इज इक्वल टू A इंटू एम। हो गया, दोनों साइड में C का मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज दैट B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू सी इंटू एम। सही है गलत? नंबर का मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट है, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू, क्या इसको C इंटू एम कर सकते हैं कि नहीं, बाई एसोसिएटिविटी? नहीं, देश दिक्कत लगी, दिक्कत सुन, पहले हमने लिखा था B बराबर A इंटू एम, ये लिखे थे, एक नंबर C लेकर के आओ, ठीक, C को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, क्या इक्वलिटी चेंज होगी? नहीं, जैसे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 4 बराबर 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 बराबर 8, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बराबर बैठेगा, तो दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई करो, तो कितना बनेगा, ये पलट जाएगा B इंटू, हो गया। अच्छा, इधर से C से मल्टीप्लाई कर लो, दिक्कत लगे तो, तब देखो C इंटू B बराबर C से मल्टीप्लाई करो, C इंटू A, और पहले से कौन है, क्लियर है इतनी बात है। अब ये बताओ, चाहे 2 गुणे 3 करो, चाहे 3 गुणे 2 करो, सेम आना है, यानी नंबर कंप्यूट करते हैं,
तो चाहे a इंटू सी करो चाहे c इंटू a करो, बात बराबर आएगी। तो इसको हम पलट करके ऐसा नहीं लिख सकते हैं a इंटू सी इंटू m, सही है। अच्छा ये बताओ c कोई एक नंबर है, m कोई एक नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट कोई नंबर ही तो आएगा। उस नए नंबर को m डैश मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? और अगर नए नंबर को m डैश मान लिए तो सोचो अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू m डैश। और इंटीजर होगा कि नहीं? सोचो फिर b इंटू सी, ये इसका फैक्टर किए तो इसके फैक्टर में दो नंबर शामिल हुए, कौन कौन? a और m डैश। a शामिल हुआ कि नहीं? तय बात है a इज द डिवाइजर ऑफ b इंटू सी। अरे पुराने बचपन के नियम से a को पक्षांतर करके इधर लाओ, bc अपॉन a इज इक्वल टू m डैश। काट दिया कि नहीं काट दिया? दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ bc। दीपिका दिक्कत इसमें हो तो बताना। सबसे आसान वाली चीजें अभी चल रही है। वैसे भी नंबर 3 बहुत हार्ड नहीं उठाने वाले हैं, बहुत हार्ड उठाएंगे तो इधर ही फंस जाएंगे, अलजेब्रा जा ही नहीं पाएंगे। अलजेब्रा जाना है मेन, तो उतना मसाला इकट्ठा करें जितने से अलजेब्रा में निकल जाए। अच्छा जब ऐसा बोलते हैं इतना मसाला इकट्ठा करें जितने से अलजेब्रा पहुँच जाए, यूट्यूब पे वीडियो पड़ जाए, और जो देखे कहे इसका मतलब मास्टर कैटर्स जाते होंगे कैटरिंग वाले में, तब उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अरे उल्लू कटरी, हर गणित का मास्टर रेसिपी ही तो बनाता है, हर गणित का मास्टर रेसिपी बनाता है। सीक्वेंस बनाओ, कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस का मतलब आप गाजर का हलवा बना रहे हो, आप चाय बना रहे हो, आप दाल बना रहे हो। कॉसी सीक्वेंस बनाते वक्त गाजर का हलवा बना रहे हो, चाय बना रहे हो, दाल बना रहे हो, यही तो होता है। नमक कैसे टेस्ट करते हैं? एक चम्मच निकालो, पूरी दाल पी करके तो नमक टेस्ट होता नहीं। आप क्या करते हो? चम्मच डुबाया, हाथ पे रखा, टेस्ट किया, कीरक मुड़ी की तरह जीभ निकाल करके, सांप की तरह जीभ निकाले, टेस्ट किए। अगर आपको लगा नमक तेज है, आप मान लिए पूरी दाल में नमक तेज है, यही तो हुआ। कॉसी सीक्वेंस क्या कहता है? कॉसी सीक्वेंस कहता है एक वक्त ऐसा तैयार होता है जब m टर्म और nवें टर्म के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, छोटे से भी छोटा हो जाता है। दोनों के बीच का अंतर ही तो खत्म हो रहा है। शुरुआत में आपने पानी चढ़ाया, हल्दी डाली, दाल डाली, नमक डाला, कहीं पानी निकाल के टेस्ट करो, बराबर टेस्ट नहीं आएगा। 2 सीटी 3 सीटी मार दो, उसके बाद टेस्ट करो, एक बराबर आएगा। तो हर गणित का मास्टर रेसिपी, गाजर का हलवा मम्मी बनाती है तो ये थोड़ी कहते भैया पूरी कढ़ैया गपट डाला, नहीं होता। आप क्या करते हो? बड़ा वाला चम्मच निकालते हो, एक किनारे से मारो, गप ले मारो, हाँ मीठा है और नहीं मीठा है और डालो थोड़ा सा। तो कॉसी सीक्वेंस तैयार करने का मतलब आज के बाद ना यही हो गया। हम लोग तो बीएससी पढ़े, कॉसी सीक्वेंस मतलब हलवा बनाना, चाय, वो दाल बनाना, और क्या बनाना, सूप बनाना, चाय क्यों बनाए, सूप बनाना, चाय शुगर बनाना। तो गणित का मास्टर मतलब रेसिपी ही तो बनती है। किस पे? पीजीटी का पेपर बनाना, कॉसी सीक्वेंस, पीजी का पेपर कॉसी सीक्वेंस, नहीं, वो कॉसी नहीं हो सकता। वो कॉसी होता तो हर nवें टर्म की और nवें टर्म के बीच का अंतर लेस देन एप्सिलॉन होता। आप हर न्यूमेरिकल के एक पे लगता है तुरंत निकल गया, दूसरे वाले ने तो अरे मेरे नाम ने कहाँ पूछ लिया, तो ये निकलता है। ये हुआ ट्रांसटिविटी देखना। सेकंड इसी के अंतर्गत है, इफ यदि A is the divisor of B, B is the divisor of C, then A is also the divisor of C. A वो नंबर है जो B को काटता है, B वो नंबर है जो C को काटता है, तो इसका मतलब A सीधे सीधे किसको काटता है? C को काटता है। A is the divisor of B, B is the divisor of C, then automatically A is also the divisor of C. रीजन, B के फैक्टर में कौन शामिल? B के फैक्टर में कौन शामिल है? ऐसे देखना, B के फैक्टर में कौन शामिल? A शामिल, राइट है? तो A is the divisor of। अच्छा C के फैक्टर में कौन शामिल? B, लेकिन B के फैक्टर में तो ऑलरेडी शामिल कौन था? A, तो C के फैक्टर में कौन शामिल? दिक्कत है कृष्णा, वो भी बताना। अपनी कौन सा रुक जाएंगे, कौन सा ऐसी ट्रेन का टिकट ले लिए है जिसका स्टेशन बड़ी दूर है, जहाँ मर्जी चैन खींचो उतरो। किराए में पढ़ने वाले लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं। यहीं पैसेंजर से बैठते थे, वहीं सामने ट्रेन रोक के, आज भी उतरते हो, ऐसा नहीं आज भी नहीं उतरते होंगे ना, वहीं ट्रेन रोक करके उतरते। कौन? अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रेन है भैया ऑटोमेटिक रोक देंगे बिना चैन को लिए? डेली चेक वहाँ ले जाके इतना बीमा कर देते हैं ना
सही। तुम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो ना, रेलवे विभाग वाला पकड़ करके ड्राइवर को पहले पूछेगा। उनमें से एक है ना सर, उनमें से एक है। नहीं तो ये किसी और के रस्सी खींचने का, वो मतलब चैन खींचने का फायदा लेते हो। उनमें से एक उतरने वाले में से ना, खींचने वाले में से। खींचने वाले में से। चलो शुरुआत करो, सॉल्यूशन क्या प्रूफ दे। सुनो इधर, b के फैक्टर में a शामिल है। अब ऐसे पढ़ो, b के फैक्टर में a शामिल है, c के फैक्टर में b शामिल है। साबित करना है कि c के फैक्टर में कौन शामिल होगा, a। यानी c को लिखते वक्त कहीं बीच में चुपके से a डाल देना, यही काम। चलो इनसे शुरुआत करें। सिंस a is the divisor of b implies that there exists a small m, there exists an integer small m such that कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, b is equal to a into m। इक्वेशन नंबर अगला, b is the divisor of c implies that b c को काटता है। इसका मतलब there exists कौन, an integer m dash, m1 m2 कर m dash such that, क्या लिख सकते हैं बोलो, c is equal to b into m dash। इक्वेशन नंबर 2। दिखाना क्या है, a काटेगा c को, तो a को शामिल करना है c वाले इक्वेशन में। क्या b की वैल्यू पहले इक्वेशन से उठा के रख दें, b की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, a into m using equation 1 in equation 2, using 1 into 1 को 2 में इस्तेमाल करो। कैसे, क्या बनेगा, c बराबर, गौर करना, b की वैल्यू पुट करो, कितनी रखें, a into m, तो क्या दिखा, a into m into m dash, a into m into m dash। क्या हमको कुछ और लिखने की नीड है, m इंटीजर, m dash इंटीजर, इंटीजर पूरे इंटीजर, अगेन इंटीजर। इसका मतलब सोचो c के फैक्टर में दो इंटीजर आए, पहला a दूसरा m, m dash। a शामिल हुआ कि नहीं, जरा c बटे a करो, c बटे a, रिजल्ट क्या तैयार होगा, यानी a पूरा पूरा काटता है तभी तो इंटीजर मिला। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ c। ट्रांसटिविटी होल्ड, ट्रांसटिविटी होल्ड। बिलोंग टू द n, अगर a और b दो के दोनों नेचुरल नंबर हैं, a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, और इस शर्त के साथ हैं कि a डिवाइड करता है b को और b डिवाइड करता है a को, तो तय बात है a और b दोनों बराबर हैं। यानी जिस दिन a और b बराबर होंगे आप लिख सकते हो a इज द डिवाइजर ऑफ b, b इज द डिवाइजर ऑफ a, इफ एंड ओनली। ये सही तो वो सही तो ये। कौन है एंटीसिमेट्रिक, कौन है एंटीसिमेट्रिक, सर एंटीसिमेट्रिक जैसा है कौन सा, अब क्या जाने तुम बताओ। एंटीसिमेट्रिक की डिफिनेशन में क्या आता है, एंटीसिमेट्रिक में क्या आता है, क्या था एंटीसिमेट्रिक की डिफिनेशन बोलो। अगर ए बी है, अगर ए बी है और बी है, हाँ, इसका मतलब ए और बी दोनों, ए बी है, बी है, ए बी है और बी है, हाँ, तब दोनों इक्वल ए बी है और बी है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ये एंटीसिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोलो, ए बी बी होना चाहिए, ए बी है तो बी होना ही होना चाहिए। ठीक, अभी बताओ, अभी इसके केस में कौन सी बात सही है, एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं सही है, सिमेट्रिक भी सही है, जो दोनों तरफ जा रहा है। हाँ तो सारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, कौन से, सारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, हाँ सारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक। अभी हम भी कुछ नहीं जानते, फिलहाल तो हम भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो सारी बातें उधर हो चुकी हैं, रियल में लिखा है ना पूरा पूरा। अब तो वेरिफिकेशन तुमको देना है, अब तो हमें को वेरिफिकेशन में तभी सुनना है। तुमको ये भी है कि तुमको ये तय करना है कौन सा किसका सबसेट बनेगा।
तुमको ये तय करना है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये मेरे जिम्मे की चीज़ें अब नहीं है, इसीलिए हमको सारा हिस्सा रियल के जिम्मे डाल चुके हैं। अब तो हम वहीं से उसी के आगे से काउंटेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, जितना उधर निपटाए हैं फंक्शन में, इसीलिए तो फंक्शन के हिस्से में सारा रिलेशन चढ़ा दिए। अब तुम सोचते रहो कौन सिमेट्रिक, कौन एंटी सिमेट्रिक, कौन किसके जिम्मे जाएगा, कौन किसका सबसेट बनेगा। एक दिन अब हम और इसकी चर्चा करेंगे, एक दिन जिस दिन पार्टीशन के आते पार्टीशन आते वक्त हम एक बार फिर से पूरा सब कुछ दोहरा देंगे, सिंपल सिंपल, इतने एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन 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 चलेगी, फार्मूला एक जगह पर लिखा देंगे कि एक पन्ने पे वो सारी बातें इकट्ठी रहें कि जब आप पार्टीशन पढ़ो तो आपको फंक्शन वाले चैप्टर को फंक्शन वाले नोट्स ना लिखने पड़े। लेकिन उसके पहले ना ये सारा काम तुम्हारा है, कौन एंटी सिमेट्रिक, कौन सिमेट्रिक, क्या एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक होते हैं, क्या सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक होते हैं, कौन किसका सबसेट बनेगा, वो तुमको वेरीफाई करना है। ये तुम्हारे जिम्मे का काम है। फिलहाल मेरे जिम्मे ये कोई रिलेशन नहीं है, मेरे जिम्मे कोई रिलेशन नहीं है। मेरे लिए आता ही नहीं, अब हम क्या बताएं इसमें, जब मुझको आता ही नहीं तो कहाँ से बताइए। चलो शुरुआत करो, ये बताओ इसका प्रूफ देना होगा, इसका प्रूफ देना पड़ेगा या कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, ए और बी कैसा नंबर है, नेचुरल, डिवाइड करेगा क्या कभी नेगेटिव रिमाइंडर, सॉरी नेगेटिव भागफल आएगा, कोशेंट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोशेंट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल के जिम्मे चढ़ते हैं, तो क्या आपकी ये ना लिखे देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल m बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n सच दैट वी कैन राइट b इज इक्वल टू a इनटू m, आया ना पहला इक्वेशन तैयार था। अगला देखिए, अगले में फिर कह रहे हैं सिंस b इज द डिवाइजर ऑफ a दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, अगेन कोई और हम नहीं मान रहे कि भागफल बराबर आ रहा है, अब कह रहे लो n माना, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n सच दैट, और अब की क्या होगा, अब की a के फैक्टर में कौन शामिल होगा, b, तो b इनटू n, इक्वेशन नंबर ये हो गया। इतनी बातें क्लियर है। अब गौर करना, इसका लेफ्ट साइड कौन है, b, इसके राइट साइड में b है, क्या इधर b बना लिया जाए, तो b बनाए तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू a अपॉन n, सही है गलत लिख सकते हैं। अच्छा b की वैल्यू इक्वेशन 1 से a इंटू m है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिला, इसकी जगह a इंटू m इज इक्वल टू a अपॉन कितना n लिखा जा सकता है। इस n को इधर ले सकते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट a इंटू m इंटू कितना n इज इक्वल टू a, क्या उड़ा दे a और a उड़ा दे, क्यों ना उड़ा दे, आज तो नेचुरल नंबर है, आज तो जीरो होने से रहा। a और b दोनों को नेचुरल की शुरुआत किससे, 1 से, 1 का मतलब जीरो तो हो नहीं सकता, तो जीरो हो नहीं सकता तो ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, खत्म। तो कुल मिला करके दिस इंप्लाइज दैट m इंटू n इज इक्वल टू कितना आया, 1। लेकिन फिर गौर करना m कहाँ लिए थे, m कहाँ लिए थे, दोनों नेचुरल, दो नेचुरल का प्रोडक्ट 1 से फेंक दिन आएगा जिसमें दोनों खुद कम होंगे, 1 होंगे, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो दिस, अच्छा फिर लिखा सिंस m n बिलोंग टू द कैपिटल N, so m into n is equal to 1 holds when, ये उसी दिन holds होगा जिस दिन m बराबर n बराबर 1, और अगर ऐसा हुआ तो इक्वेशन 1 और 2 क्या कहते हैं, therefore from equation 1 and 2, from 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो, b is equal to, मिल गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। कई इतना ही इसका की पॉइंट था, बस ये m इंटू n इज इक्वल टू 1, इतने का ख्याल रखना। नोट करो फटाफट, नोट लगाओ, लिखना इफ a comma b belong to the integer set z, if a comma b belong to the integer set z, okay, then a divisor of b comma b divisor of a implies that a divisor of b comma b divisor of a implies that b is equal to प्लस माइनस, यहाँ गेम पकड़ जाएगा।
काम बिल्कुल एक जैसा हुआ है, ध्यान देना, काम बिल्कुल एक जैसा हुआ, लेकिन जिस सर्किल में काम हो रहा है वो सर्किल बदल चुकी है। पहले का सर्किल देखना, पहला सर्किल जो आपका था वो नेचुरल के नाम से चल रहा था, दूसरा सर्किल अब जो चढ़ रहा है ये इंटीजर के नाम से चढ़ रहा है, इंटीजर के नाम। अब सोचो इंटीजर के नाम पे आप ये कह सकते हो 4 इज द डिवाइजर ऑफ 4, सही है, a बराबर b है आज की तारीख में, आप ये भी कह सकते हो 4 इज द डिवाइजर ऑफ -4। आज a बराबर -b है कि नहीं, ऊपर a बराबर b, नीचे a बराबर -b, जब तक b में माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक a नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जानते हो a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 4, a बराबर b, यहाँ a बराबर कितना 4, b बराबर कितना -4, तो b में जब तक माइनस नहीं मिलेगा तब तक a नहीं मिलने वाला, यानी तय बात है a इज इक्वल टू -b और यहाँ है a इज इक्वल टू -। दो बातें, तो सर्किल अगर बदल गई और ध्यान नहीं दिया तो बीमारी तय है। नेचुरल की सर्किल में a डिवाइजर ऑफ b डिवाइजर ऑफ a implies that a is equal to b, तय बात, कुछ और नहीं। इंटीजर के केस में a is the divisor of b is the divisor of a implies that a बराबर -b, a बराबर प्लस माइनस, दोनों पॉसिबल है, या तो a बराबर प्लस है या तो a बराबर प्लस b और या तो a बराबर माइनस b। क्लियर है? नोट में लिखना चाहना तो अपने पाप से, वैसे नोट ही तो है, ठीक है, सफिशिएंट। और क्वेश्चन, हाँ क्या लिखना, आप जेड में बिलोंग कर रहे हैं, रह जाओ काहे लगाए Z0, हमको कौन जरूरत है Z0 लगाने की, कौन 0 पर डिवाइड करेगा, पहले ये सोचो। नीचे कंडीशन देखो क्या लिखे हैं, नीचे कंडीशन देखो, जब आप दोनों कंडीशन दे रहे हो तो ना तो a 0 हो सकता है ना तो b 0, आप तो पहले ही रोक दिए। आप कह रहे हो a डिवाइजर, a इज द डिवाइजर ऑफ b, b इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ a, जब दोनों बल्कि आप खुद ही कह रहे हो तो क्या a और b किसी को 0 भर सकते हो, किसी को 0 भर सकते हो, खुद सोचो। 0/0 इंडिटरमिनेट है, डिवाइड कहाँ होगा, आई बात है समझ में? तो चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आज कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं। अब पहले में तो वैसे नहीं होनी, नेचुरल है, दूसरा आपकी समझ के ऊपर है कि दूसरे में भी आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि याद करो डिफिनीशन में क्या लिखे थे, ओ इधर डिविजिबिलिटी का साइन लगे उसके पहले ही डिफिनीशन क्या चढ़ी थी, डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन था b इज द डिवाइजर ऑफ a when b does not equal to 0, और फिर आगे की बातें कही गई, and b is the factor of a। तो जिस दिन ये इधर बैठा है ना उस दिन तय कर दिया कि नहीं, उधर कौन बैठा है, पहले a, इसका मतलब a does not equal to 0, अगले में क्या बैठा है b also does not equal to 0, तो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आई बात समझ में, अभी संतुष्टि ना हुई हो बोलो, क्लियर? अगली बात, इसके बाद a is the divisor of b, पहली बात तय हो गया, a does not equal to 0। जैसे a b को डिवाइड करता है तो a की वैल्यू कुछ भी हो जाए 0 तो नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव सब, उससे रोक टोक नहीं। a is the divisor of b and b, a is the divisor of c, a b को भी काटता है, a c को भी काटता है, तो तय बात है a b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हुए हर नंबर को काटेगा। दिस इंप्लाइज दैट a is the divisor of b m plus c n for any m comma n belong to the integer z, किसी के भी b m plus c n, और आगे लिख देना for all m comma n, क्योंकि है ये वो बात सही, for all m comma n belong to the integer z। इसको लिखो, अभी सबका एग्जांपल लगा देना, वैसे एग्जांपल हमको लगा देना था, शुरुआत में भूल गए, अभी इकट्ठे लगा देना, हम क्या नंबर थोड़ी इधर से दूसरी उधर से निकल रही है, ये ऐसे उसमें देखो इनका होता है, इधर से ऐसा लगा नंबर थ्योरी स्ट्राइक की हुई है, उसको रोक रही ना भैया, अभी ना जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। सुनो इस बात को समझो, 4 is the divisor of 8, 4 is the divisor of 8, दिमाग चलाना, 4 अगर 8 का डिवाइजर है तो इसका मतलब 8 के अंदर कहीं ना कहीं 4 शामिल हो गया कि नहीं हो गया,
कई बार शामिल हुआ इससे हमको मतलब नहीं, 4 शामिल हुआ बस मेरा मतलब इतने से पूरा। वैसे वास्तविकता देखो कई बार शामिल हुआ, 2 बार शामिल हुआ, 4 गुणे 2 चलता है। ठीक, अब की बात देखना, 4 इज द डिवाइजर ऑफ 16, हाँ या ना? तो तय बात है 16 के अंदर में भी कौन शामिल हुआ? 4 चौक 16, मतलब अगर 16 को तोड़ा जाए तो 4 गुणे 4 कई बार नजर आया? 2 बार नजर आया। 8 को अगर तोड़ा जाए तो 4 गुणे 2 सिंगल। अभी मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो, अपने ये नहीं देख रहे कितनी बार जुड़ रहा है, वास्तविकता है 4 बार जुड़ करके 16 दे रहा है। तो 4 कई बार शामिल हुआ? 4 बार, लेकिन फैक्टर के तौर पर कई बार शामिल हुआ? 2 बार। 4 चौक 16। ये फैक्टर के तौर पर कितनी बार शामिल हुआ? 1 बार शामिल हुआ। 2 फैक्टर के तौर पर कितनी बार शामिल हुआ? 2। नहीं, अरे ऐसे नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8। फैक्टर के तौर पर 3 बार शामिल। तो कुल मिला के अभी हम 4 का देख रहे हैं। 8 के फैक्टर में 4 शामिल है, 16 के भी फैक्टर में 4 शामिल है। अपने ये नहीं गिन रहे कौन कितनी बार शामिल है। ये तय बात हो गया, जिस दिन 16 और 8 जोड़े जाएंगे उस दिन 16 अपने साथ 4 को लेकर आएगा, 8 अपने साथ 4 को, एक बार तो 4 आएगा ना, तो 4 फिर शामिल हो गया 16 और 8 के जोड़ में कि नहीं हो गया? तय हो गया। इसका मतलब इनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को आप तैयार करोगे, आप 16 को लाओगे तो अपने साथ फ्री में 4 लाएगा, 8 लाओगे अपने साथ फ्री में 4 लाएगा। इसका तय मतलब है 4 इज ऑलवेज डिवाइजर ऑफ एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 16 एंड 8। क्लियर हुआ? अब यही बात इन पर लगाओ। जब आप कहते हो A इज द डिवाइजर ऑफ B, इसका मतलब B के फैक्टर में ऑलरेडी A शामिल है, कितनी बार अपने को इससे कोई फर्क नहीं। A इज द डिवाइजर ऑफ C, यानी C के फैक्टर में भी A शामिल है। तो जिस दिन इनको जोड़ोगे ये अपने साथ A का फैक्टर लाएगा, ये अपने साथ एक बार तो A कॉमन होगा ना, और कॉमन हुआ तो इसका मतलब m इंटू बी प्लस n इंटू सी में भी, इसमें भी A शामिल, इसमें भी A शामिल, कुल मिला के A कॉमन होकर के दिखा रहा है कि इनके फैक्टर में कौन शामिल? A। तो A is also the divisor of mb plus n। Any linear combination of B and C also divisible by A। लिखा जा सकता है। प्रूफ कैसे करोगे? मेरा फिर अगला सवाल, प्रूफ कैसे करोगे? हम रुकते हैं, फिर हम प्रूफ कैसे करोगे? हाँ चलो हम लिखते जा रहे हैं, मिलाते जाना, सही है गलत? Since A is the divisor of B, implies that we can write इसका मतलब हम लिख सकते हैं B is equal to A into M1 for some M1 belong to the integer set Z। कोई तो इंटीजर ऐसा होगा कि जब आप B में A से डिवाइड लगाओ, देखना B में A से डिवाइड लगाओगे तो वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप खुद करो A इज द डिवाइजर ऑफ B। इट मींस B के फैक्टर में A शामिल होगा। अपने को बस इतने से मतलब है B के फैक्टर में A शामिल होगा। तय बात है? अगला इसका मतलब अब अगला देखना, A इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ C। सिमिलरली A is the divisor of C implies that A is equal to C के फैक्टर में भी A शामिल होगा, तो C का फैक्टर करो। अपने को नहीं पता फैक्टर क्या आएगा, बस एक बात पता है C के फैक्टर में A शामिल होगा, तो इसका मतलब C is equal to A into M2। आया ना? किसके लिए? For some M2 belong to the integer set। आया ना? सही बात। अब गौर करना, आपको ये प्रूफ करना है B और C का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार होगा, उस लीनियर कॉम्बिनेशन में भी A शामिल रहेगा ही रहेगा। ये तो साबित करना है। नकल बैठाओ दिमाग में, इधर वापस लौटना। क्या लिखा है? BM लिखा हुआ है, तो चलो BM बनाते हैं ना, पूरे में M से मल्टीप्लाई कर दो। लिखना दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब अपने को क्या मिलता है? B इंटू M इज इक्वल टू A इंटू M इंटू कितना हुआ? M1। आया ना? इंटीजर मल्टीपल ही तो है, तो M और M1 दोनों कौन? इंटीजर। फॉर सम M, M1 बिलोंग टू द इंटीजर सेट। क्लियर है? अगला कौन लिखा है? अगला देखो CN। तो इस वाले इक्वेशन में
n से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, कितना बनेगा? Cn इज इक्वल टू क्या होगा? A इंटू n इंटू m2 फॉर सम क्या लिखा था? n कॉमा m2 बिलोंग टू द इंटीजर सेट z। सही है? जरा ऐड कर दो क्योंकि अब चाहिए bm प्लस cn, तो बोलो bm प्लस cn इज इक्वल टू क्या? दोनों से a को कॉमन कर लें, बोलो नहीं करते, एक कॉमन होते ही कौन बचा? m इंटू m1 प्लस n इंटू m2। अच्छा ये बताओ, m इंटीजर, m1 इंटीजर, प्रोडक्ट इंटीजर, n इंटीजर, m2 इंटीजर, प्रोडक्ट इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर अगेन इंटीजर। क्या अब इसको हम सीधे m डैश कर दें? दिस इंप्लाइज दैट bm प्लस cn इज इक्वल टू a इंटू m डैश। ये ऐसे दिखा दें, यही m डैश फॉर सम m डैश बिलोंग टू द इंटीजर z। अच्छा सोचो, इसके फैक्टर में दो लोग आए, a और m डैश। a शामिल हो गया, a इज द डिवाइजर ऑफ bm प्लस cn। दिस इंप्लाइज दैट, हाँ यही किए थे, सही है। दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ bm प्लस cn फॉर ऑल। अच्छा क्या m और n पर हमने कोई शर्त अभी तक लगाई? पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, जीरो लो, कुछ नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग टू द इंटीजर सेट। अब एग्जांपल लगाएंगे, नहीं पता चलेगा तो बात हो जाएगा। एग्जांपल एक तो देंगे, प्रूफ निकालो। अच्छा उल्टा सोचा जाए, उल्टा a is not the divisor of b, a is not the divisor of b, but a is the divisor of c। a b को तो नहीं काटता लेकिन c को काटता है। then a may be the divisor of linear combination of b and c। सही है गलत? नहीं काटे, हाँ ये b का केस बन सकता है, मतलब काट सकता है कभी। गौर से सुनना, a is not the divisor of b, a b को नहीं काटता, साफ सुथरी बात, ठीक है। but a is the divisor of c, लेकिन वो c को काटता है। तब a b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन को काटेगा, नहीं काटेगा, कि काट सकता है, नहीं काट सकता है? क्या पॉसिबिलिटी दी जाए? कभी काटेगा, कभी नहीं काटेगा, कभी काटेगा, कभी नहीं काटेगा। कब काटेगा? कब काटेगा वो केस बताना, यूरोप्लेन नाम से बताओ। चलो इसके लिए एग्जांपल लगा, एग्जांपल में कुछ भी चुनो, जैसी मर्जी। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 8, सही है। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6, implies that 2 is the divisor of 8m plus 6n, 8m plus 6n for all m comma n belong to the integers। किसी के भी काटेंगे, m और n की वैल्यू भरते जाओ बस। चलो शुरुआत करें, m और n दोनों जीरो कर दो। जीरो को तो सारे इंटीजर काटते हैं सिवाय जीरो को छोड़ करके, तय हो गया। m बराबर 1 लो, m बराबर 1 और n बराबर भी 1 लो, कितना हो? 6 6 12 2 14, सही है, काटेगा। इसको 1 लो, उसको 2 लो, 8 के 8 6 दूनी 12, 12 8 20, कैंसिल आउट करेगा। तय बात है। रीजन इसलिए तय बात है ना, गौर करो। कोई इसको देखते वक्त ये कह सकता था कि आप ये ना सोचिए कि आप एक एक भर करके चेक करेंगे। आप सीधे बात क्यों नहीं करते? आप ये कहिए 2 इज द डिवाइजर ऑफ 2 इंटू 4m प्लस 3n। अब तो दिखा ना, अब दिखा। जब बाप बैठा हुआ है अब कौन सी बात है? अब तो सीधे सीधे बोलो काटेगा ही काटेगा। तय हो गया, बस आंसर एक तो ये हो गया। दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल, सेकंड और सेकंड में वो माइनस वाला हिस्सा लगा दो। चलो माइनस क्या किया? 3 इज द डिवाइजर ऑफ 15, 3
3 is the divisor of 12 implies that 3 is the divisor of क्या 15m minus 12n किया जाए। लीनियर कॉम्बिनेशन आपने कहा कुछ भी ले सकते हैं, तो चलो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना ही थोड़ी, नेगेटिव इंटीजर भी तो भर सकते हैं। तो इसका मतलब 15m minus 12n for all m comma n belong to the z। क्यों ये बात से जरा कॉमन करो 3 को, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5n minus 4n। 3 तो बाहर आया ना, 3 से 3 कटेगा, बाकी और कटे ना कटे, अपने से क्या मतलब, डिवाइड तो हो ही गया। तो एग्जांपल सफिशिएंट है, क्लियर है। A is the divisor of B, A is the divisor of C, then A is the divisor of any linear combination of B and C। ठीक, पानी पियो 12-12।